हेलो गाइस, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली क्या हुआ है कि नए 23 टेररिस्ट इंडिया ने ऐड किए हैं अपनी लिस्ट में, और जितने भी हमारे अननोन गनमैन्स हैं उनको एक नए टारगेट मिल चुके हैं 23, और आप आने वाले सालों में देखेंगे कि ये सब मारे जाएंगे। वेरियस आर्टिकल्स कवर होने हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 23 ऑपरेटिव डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट बाय अ सेंटर, और इसको किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और ये जो ऐड करके अब हो गए हैं 80 के आसपास। पहले 57 थे, अब वो 23 मिला के 80 हो चुके हैं गिनती के। और इसके अंदर वेरियस नाम्स हैं, और इनको किया गया है ऊपा के अंडर, UAPA के अंडर। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी इसके बाद। देखिए ये जितने भी बंदे हैं, जैसे हाफिज़ खालिद वलीद हैं, इनका मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, और इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है बहुत सारे हमारे इंडिया के अटैक के अंदर। एक तो आपका बहुत फेमस अटैक है पंपोरा अटैक, जिसके अंदर हमारे 8 CRPF जवान मारे गए थे। और आपको पता है उरी अटैक में भी इन लोगों का बहुत सारा रोल था। यही सब जितने भी हैं ना 23 लोग, ये सबका रोल था। हमारे जितने भी हमारे अटैक हुए थे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, जहाँ भी अटैक हुए थे, इनका सबका नाम ऐड किया गया है। मैं बता दूं आपको मेजर टेरर इंसिडेंट कौन कौन से थे। 2016 में पंपोरा अटैक था, 2016 में ही पठानकोट एयर फोर्स स्टेशन अटैक था, जिसके अंदर आपने देखा होगा कुछ आतंकवादी घुस गए थे हमारे एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी कैंप में। 2016 में नगोरा आर्मी कैंप अटैक था, और 2022 में सुंजवान अटैक हुआ था, और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन में भी इनका रोल था। और मैंने आपको बताया था कि जो इसमें जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, जैसे लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, ठीक है। और ये 2-3 जितने भी ग्रुप्स हैं जो फेमस ग्रुप हैं जो काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर और POK के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन का, टेररिस्ट अटैक का, रेडिकलाइजेशन का, फाइनेंसिंग का, लॉजिस्टिक वेपन्स का, ये सारा काम करते हैं। उन सबको डेजिग्नेट किया गया है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ऊपा के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऊपा। देखिए इसके जो बैकग्राउंड है, इसका जो बेस रख दिया गया था 1963 के अंदर ही। क्या किया गया था, 16th अमेंडमेंट किया गया था 1963 के अंदर, जिसके अंदर पार्लियामेंट को पावर दे दी जाती है। जो पार्लियामेंट है एक ऐसा लॉ बना सकती है कि जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन को वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जो भी इंडिया की सॉवरेनिटी और इंडिया की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाता है। तो 1967 में क्या होता है, ऊपा लाया जाता है, जिसे हम कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करता है, सक्सेसनिस्ट एक्टिविटीज़ करता है, जो इंडिया को तोड़ना चाहता है, काटना चाहता है टुकड़ों में, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। लेकिन एक खास बात बता दूं, इसके अंदर कोई भी टेररिज्म का नाम था ही नहीं। देखिए टेररिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ना इंडिया के अंदर 1960s में एग्जिस्ट भी नहीं करता था। एक्चुअली में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। देखिए 1948 में क्या होता है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान 1948 में इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लेता है। कश्मीर कब्जाने की कोशिश करता है, वहाँ भी पाकिस्तान को कोई कामयाबी नहीं मिल पाती। फिर 1965 में जब 1962 वॉर जब इंडिया और चाइना की होती है, वो सोचता है पाकिस्तान की इंडिया जो है कमज़ोर हो गया है और अब हम इंडिया को हरा देंगे। पाकिस्तान जो है इंडिया पे अटैक करता है 1965 में, और जो पाकिस्तान है वो हार जाता है, इंडिया लाहौर तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद 1971 जो कि लास्ट नेल इन द कॉफिन होता है, जहां पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा अचीव कर लेता है, जिसके अंदर बांग्लादेश जो है एक नया देश बन जाता है। आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान ने वहां पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है बांग्लादेश के अंदर, जो कि आज का बांग्लादेश है, उसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे पहले। आपको बता दूं ब्रीफली, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं लेते। पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था, एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान हम कहते हैं, और एक ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम आज का हम बांग्लादेश कहते हैं। आप अगर मैप देखेंगे तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ। देखिए ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान, इसे हम वेस्ट पाकिस्तान कहते थे पहले, और ये है बांग्लादेश, इसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। मतलब कि पाकिस्तान 2 हिस्से थे, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थी जो कि पाकिस्तान बना दिया गया था, और एक इंडिया। 2 कंट्रीज बनाई जाती है 1947 के दौरान। तो ये 2 कंट्री बनती है, पाकिस्तान और इंडिया। और ये पाकिस्तान ये वाला हिस्सा था और एक ये हिस्सा था। यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान की जो यहाँ पे जो कल्चर्स हैं वो काफ़ी अलग थे। बेसिस से ये रिलीजन दोनों का सेम था, इस दोनों एरिया का, लेकिन दोनों का कल्चर जो है काफ़ी डिफरेंट था। यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती थी। यहाँ पे आपको पता है क्या बोलते हैं, इनको भी नहीं पता। ये कभी उर्दू बोलते हैं, कभी पंजाबी बोलते हैं, कभी इंग्लिश बोलते हैं, ये मिक्स बोलते हैं। इनको खुद नहीं पता कि ये पंजाबी हैं कि पाकिस्तानी हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे क्या होता है, ये बांग्लादेशी है ना, ये इलेक्शन होते हैं बांग्लादेशी के, जो यहाँ पे जो बांग्लादेश के जो लीडर होते हैं वो जीत जाते हैं, और जो पाकिस्तान के जो लीडर्स होते हैं वो चाहते नहीं थे कि यहाँ का कोई लीडर जीत जाए और जो पाकिस्तान पे पूरा कंट्रोल कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे अत्याचार करता है, यहाँ पे ऑपरेशन चालू करता है, ठीक है। ऑपरेशन जो चालू करता है ना, तो इसके अंदर कई लोगों को
मतलब कि जेनोसाइड करता है पाकिस्तान इस एरिया में, काफ़ी लोगों को मारा जाता है। तो यहाँ पे रिवेलियंस जितने भी हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो उन रिवेलियंस की ना इंडिया जो है हेल्प करता है और पाकिस्तान को अलग कर देता है, दो हिस्सों में बांट देता है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान है ऑलरेडी इंडिया पे अटैक करता है, यहाँ पे भी हारता है और यहाँ पे भी हारता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को रियलाइज़ हो जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं कर सकता। मैं आपको ब्रीफली बता दूँ कन्वेंशनल वॉरफेयर में क्या होता है कि इसके अंदर आर्मी टू आर्मी अटैक होता है। मतलब कि आप भी तोप लेके आओगे, दूसरा भी तोप लेके आएगा, दूसरा भी आर्मी लेके आएगा और आप भी आर्मी लेके आओगे। अब दोनों में अटैक, दोनों में मतलब कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होगी। जो जीतेगा, जो 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 ज़्यादा मरेंगे वो हार जाएगा। और ठीक है, इसमें कन्वेंशनल वॉरफेयर होते हैं, इसमें फाइटर जेट्स यूज़ होते हैं, मतलब कि कुल मिला के नॉर्मल मिलिट्री यूज़ होती है। तो पाकिस्तान को रियलाइज़ हो जाता है कि भाई अब हम कन्वेंशनल वॉरफेयर पाकिस्तान जो है वो जीत ही नहीं सकता इंडिया से। फिर उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान सोचता है हम प्रॉक्सी कर सकते हैं। प्रॉक्सी, अब ये प्रॉक्सी कैसे प्रैक्टिस करते हैं, या देख रहे हो अफगानिस्तान 1979 के दौरान जो क्या होता है कि जो यूएसएसआर है, बहुत बड़ी कंट्री होती है यूएसएसआर, अभी तो आज रशिया है, यूएसएसआर में ये सब कजाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब ऐड होते हैं। तो यहाँ से जो है ना जो यूएसएसआर एंटर कर जाता है अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा कर लेता है। और यूएसए जो है, यूएसए चाहता नहीं था कि अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर का कब्जा हो। यूएसए से क्या करता है, पाकिस्तान से डील करता है, पाकिस्तान से क्या कहता है कि आप जो है अफगानिस्तान को आप मिलिट्री इक्विपमेंट्स देंगे, जो वहाँ के जो मुजाहिदीन हैं उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स देंगे और आप इनकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ से ये प्रॉक्सी वॉर सीख जाते हैं और रियलाइज़ कर जाते हैं कि भाई प्रॉक्सी वॉर तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे क्या होता है कि रशिया जो होता है, यूएसएसआर जो होता है, वो छोड़ के चला जाता है और यहाँ पे पाकिस्तान की कहीं ना कहीं जीत होती है। और पाकिस्तान इस बात को क्लेम भी करता है, हम ही जो लोग हैं कि हमने यूएसएसआर को भगाया अफगानिस्तान से। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान को रियलाइज़ हो जाता है कि प्रॉक्सी वॉर बहुत बेहतर वॉर है और इसमें अपनी जान माल की हानि नहीं होती है, लेकिन हमारा फ़ायदा होता है। यहीं से पाकिस्तान स्टार्ट कर देता है प्रॉक्सी वॉर इंडिया के अगेंस्ट। जब 1990 में क्या होता है कि पाकिस्तान जो है जितने भी अलगाववाद होते हैं अब जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ पे सबको भड़काता है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि जो कश्मीरी पंडित होते हैं, जितने भी कश्मीरी पंडित होते हैं उनको भगा दिया जाता है, उनके साथ जेनोसाइड होता है, मतलब कि कुल मिला के बहुतों को मारा जाता है। और आज देखेंगे वहीं से शुरुआत होती है पाकिस्तान की टेररिज्म की कहानी। फिर उसके बाद एक हवाई जहाज़ जो है हाईजैक कर लिया जाता है नेपाल से, वहाँ से फिर बहुत सारे आतंकवादियों को छुड़ाया जाता है। फिर 2001 में उनमें से कुछ आतंकवादी जो हमारे पार्लियामेंट पर अटैक करते हैं। फिर ऐसे अटैक बढ़ते बढ़ते ये जो है टेररिज्म का पाकिस्तान का एक नया प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो जाता है इंडिया के अगेंस्ट। फिर 2004 में जो है अमेंडमेंट होता है और इसके अंदर टेररिज्म वर्ड ऐड किया जाता है। पहले क्या होता था, इसमें ग्रुप्स को मतलब डेजिग्नेट किया जाता था कि ये ग्रुप्स जो हैं आप उसी को डेजिग्नेट कर सकते हैं, वही टेररिस्ट एक्टिविटी करती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट होता है, उसमें लिख दिया जाता है कि इंडिविजुअल को भी हम टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। और इसमें एनआईए के जो होते हैं ना ऑफिसर्स, उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाती है और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं उसको भी डेजिग्नेट कर सकते हैं। और यही आप न्यूज़ देख रहे हैं कि जो 23 टेररिस्ट डेजिग्नेट हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसी लॉ के अंडर हुए जो 2019 में अमेंड किया गया था। और इसको किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर्स ने ऊपा के अंडर। तो यही अमेंडमेंट होते होते इंडिविजुअल तक आ जाती है ये बात। तो आपको ऊपा के बारे में समझ आ गया होगा।